नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका सोशल स्टडी क्लासेस में। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर काफ़ी गहराई से, काफ़ी सरल भाषा में। बिल्कुल यही समझ लो कि हम गांव की भाषा में ही बात कर रहे हैं, ताकि चीज़ें हमारे भीतर उतर सके और ज्योग्राफी को हम बिल्कुल ही पी जाएं। इस तरह का हम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो पढ़ाने का आधार है वो मिट्टियाँ है, वनस्पति है, वहाँ पे होने वाली बारिश है, वहाँ पे मिलने वाली चट्टानें हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि चट्टानों से टूट के जो मिट्टी मैदानों में जा रही है वो किस प्रकार की मिट्टी हो सकती है। अगर अरावली की हम बात करेंगे इसी को लेकर, तो अरावली के अंदर आपको पता है कि धात्विक खनिज हमको मिल जाते हैं। उन धात्विक खनिज के मिलने के कारण सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको लोहा मिल जाता है। तो लोहे के जंग लगने के बाद जो रंग आता है वो लाल हो जाता है। तो अरावली से बह के फिर जो मिट्टी मैदानी भागों में गई, वो मिट्टी का रंग कैसा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा या हल्का पीला हो जाएगा। और जब उस वही मिट्टी दूसरी मिट्टियों के साथ मिलेगी तो वो भूरी हो जाएगी। आपने सड़कें देखी होंगी जो डामर से बनी होती है, वो सड़कें जब बनाई जाती है तो बिल्कुल काली होती है, लेकिन 6 महीने बाद उस उन्हीं सड़कों को आप देखे होंगे तो वो सड़कें बिल्कुल आपको भूरी भूरी दिखाई देगी। कारण क्या है कि वहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टियों का वहाँ पे मिश्रण बन जाता है उन्हीं सड़कों पर। लेकिन जब भी बारिश होगी वो सड़कें वापस आपको काली दिखने लगेगी, या तो नीली या काली। तो जो मिट्टियाँ होती है ना वो काफ़ी सारी, अब देखो सड़क पे कोई मिट्टी उड़ के आएगी तो सिर्फ एक मिट्टी तो होगी नहीं, काफ़ी सारी मिट्टियाँ उड़ उड़ के आएगी तो वो इकट्ठी होगी, तो उसके कारण का रंग भूरा हो जाता है। तो हम काफ़ी सारी उदाहरणों से चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लास की ओर लौटते हैं कि हमारी क्लास में क्या चल रहा था। हाड़ौती का पठार हम देख रहे थे पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में हमने देखा था कि हाड़ौती के पठार का उद्गम कैसे हुआ। तो ध्यान रखना, इस पठार को लेकर काफी महत्वपूर्ण ये पठार है, लेकिन गाइडों में इसको पता नहीं क्यों बिल्कुल ही कम बताया जाता है कि एक या डेढ़ पेज में इसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण पठार है। यही राजस्थान के मतलब मैदानी भाग को और इस भाग को, यहाँ पे विद्यांचल श्रेणी आती है, तो कहीं ना कहीं ये आधे राजस्थान को कवर कर रहा है ये पठार, ठीक है। बारिश होने का कारण, सबसे ज्यादा बारिश इस क्षेत्र में हो रही है। काली मिट्टी हमको मिल रही है जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिल रही है हमको, इतनी ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी यहाँ पे मिल रही है। तो इसको इतना मतलब क्यों क्यों नहीं बनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्यों नहीं बताया जाता है, तो पता नहीं। लेकिन हमारे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम काफ़ी गहराई से इसको समझने वाले हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम। पिछली क्लास में जो उद्गम देखा था ना हमने, तो वहीं से शुरू करते हैं। उद्गम में हमने क्या देखा था कि जो पठार है हाड़ौती का, वो 3 भागों में हमारे सामने बनकर तैयार हुआ। पहला तो दक्कन का पठार, जहाँ से हमको लावा मिला, मतलब कि काली मिट्टी हमको वहाँ पे निकल के मिल गई। दूसरी चीज अरावली, इस पठार को रोकने का काम किसने किया है? तो अरावली ने किया है, ठीक है। इसको भी हमने विस्तार से समझा है पिछली क्लास में। उसके बाद चौथा है विंध्याचल कगार भूमि, जो दो प्लेटों के टकराने से वो उस भूमि का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये 3 चीजें ध्यान होना चाहिए कि हाड़ौती के पठार के निर्माण होने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब विंध्याचल कगार भूमि की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको एक राज्य मिलेगा, उसका नाम है एमपी, मध्य प्रदेश। राजस्थान के साथ साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला अगर कोई राज्य है तो कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। वहां पे आपको मालवा का पठार मिलेगा। कहा जाता है मालवा पठार, मालवी मालवी परिभाषा का लोग बोलते थे, ठीक है। तो उसके कारण उस पठार का नाम मालवा रख दिया गया। उसी मालवा के पठार का भाग कौन है? हाड़ौती का पठार। अब यहाँ पे 3 चीजें और यहाँ पे हमको समझनी है। पहली तो कि मालवा का पठार प्लस हाड़ौती का पठार, और तीसरा दक्कन का पठार, ये तीनों एक ही चीज। और चौथा विंध्याचल कगार भूमि, ये चारों चीजें एक ही है। लेकिन राजस्थान में हाड़ा राजवंश के कारण यहाँ पे इसको हाड़ौती का पठार कह दिया गया। कगार भूमि है विंध्याचल कगार भूमि, तो इसी को हम विंध्याचल कगार भूमि कहेंगे। दक्कन ट्रेप से लावा निकला हुआ है। हमने देखा था कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का थोड़ा हिस्सा मान लो वो हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो इन राज्यों में हमको क्या मिलता है कि लावा निकला हुआ के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे लावा बिछा हुआ है, ठीक है। काली मिट्टी हमको वहां मिल जाती है, उससे हमको पता चल जाता है। तो इस क्षेत्र में भी लावा फैला है, राजस्थान में भी। तो एक तो लावा हो गया यहाँ पे। तो दक्कन ट्रेप, विंध्याचल कगार भूमि, हाड़ौती का पठार, मतलब कि हाड़ौती जो हम कहते हैं वो विंध्याचल कगार भूमि, और लावा दक्कन ट्रेप से निकला जो लावा है वो, ठीक है। तो 4 चीजें महत्वपूर्ण हो रही इंपोर्टेंट हाड़ौती के पठार के बनने में जो भूमिका निभाई है। विंध्याचल कगार भूमि, लावा, ठीक है, अरावली, और यहाँ पे जो क्षेत्र हमको मिलता है पठारी क्षेत्र वो। तो 2 प्लेटों के टकराने से हमको क्या निर्माण हुआ? विंध्याचल कगार भूमि का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार से लावा निकला, वो कहाँ पे बिछ गया? तो विंध्याचल कगार भूमि के पर बिछ गया। तो अब हमारी क्लास शुरू होगी यहीं से। उद्गम हमने देख लिया कि किस प्रकार हुआ पिछली क्लास में। एनिमेशन हमने लगा दिए थे, वो ज्यादा लगा दिए थे, थोड़ा कम करने पड़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। देखना अब, जब लावा निकला, ठीक है, और इस पठार में फैल गया,
तो जो लावा फैला पठार पर, वो ऐसा होना चाहिए ना कि पूरे पठार पर ही लावा फैल जाना चाहिए, तो फिर वहाँ पर जीवन की शुरुआत कैसे होगी। मुझे बताओ कि एक आग है, ठीक है, आग आग एक तो आग लग जाती है, लगने पे वो हम बुझा देते हैं तो वो इतनी गहराई में नहीं जा पाती। लेकिन जो लावा बिछा ना, वो उसकी पट्टी तो बहुत चौड़ी थी ना, एक मिट्टी के रूप में हमारे सामने बड़े बड़े चट्टानों के रूप में वो लावा बिछ गया, तो आप सोचिए ना उसकी ऊंचाई हमको कितनी मिल जाती है। चंबल की नदी की ऊंचाई कितनी मिल जाती है हमको, तो काफी गहराई तक हमको चट्टानें मिलती है, काली चट्टानें, ठीक है। तो लावा कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं बहा है, काफी ज्यादा गहरा, ज्यादा बड़ी चट्टानें बना दी, तभी तो इतने बड़े क्षेत्र में वो बिछ गया। मध्य भारत में पूरे क्षेत्र में लावा बिछ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि जो चट्टानें, जो लावा है ना, उसकी जो पट्टी थी ना, वो बहुत चौड़ाई वाली थी पट्टी। तो उसके कारण होना तो ये चाहिए ना कि जीवन तो खत्म ही हो जाना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में आग वाली चट्टानें, आग्नेय चट्टानें उनको कहते हैं, वो चट्टानें फैली, तो खत्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा कि जो दो पहाड़ियाँ होती है ना, इस तरह होती है, लेकिन जो पठार होते हैं वो समतल होते हैं, जिन पे खेती आसानी से की जा सकती है। जो लावा बिछा वो इनके मध्य में बिछा, जो बह बह के आया ना लावा, इनके मध्य में बिछा, तो ये जो क्षेत्र थे ना, ये लावा रहित रह गए। और इन्हीं को कहे जाए, दो भागों में जो हम बांटेंगे ना हाड़ौती के पठार को, एक तो विंध्याचल कगार भूमि में बांटेंगे और एक दक्कन ट्रेप में बांटेंगे। दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। लावा का पठार अलग रखा जाता है और विंध्याचल कगार भूमि। तो जो ऊपर उठे हुए क्षेत्र है ना, इनको विंध्याचल कगार भूमि में रखा जाएगा, जहाँ पे काली मिट्टी का प्रसार नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो जीव जो बच गए थे ना, मतलब कि पेड़ पौधे बच गए थे, वनस्पतियां बच गई थी, कुछ जीव जंतु भी बच गए होंगे, या वो मर गए होंगे थे वो, इतना बड़ा लावा निकला तो जीव जंतु तो मर गए होंगे उनको, मतलब कि कौन जिंदा रह पाया होगा, ठीक है। तो पेड़ पौधे लेके वनस्पतियां बच गई होगी, क्योंकि काफी ऊंचाई पर वो स्थित थी, ठीक है। तो यही क्षेत्र वापस लाखों सालों बाद बारिश होती, अब देखो यहाँ पे भी समझना कि काली मिट्टी बिछी हो चाहे कुछ भी मिट्टी बिछा हो, इधर अरावली प्रदेश आ रही, इधर अरावली की श्रृंखला आ रही है ना, और इधर हाड़ौती का पठार आ रहा है। तो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी से टकराकर एमपी में काफी जोरदार बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से। लेकिन ये अरावली जितनी ऊंचाई पर तो नहीं है ना विंध्याचल कगार भूमि, ठीक है। 834 मीटर से तो चंबल नदी निकलती है, तो 1000 मीटर आप मान लो। लेकिन यहाँ पे तो हमको 1722 मीटर की चोटी मिल रही है ना, तो काफी ऊंचाई पे चोटियां मिल रही है हमको। तो ये यहाँ पे ही बादलों को नहीं रोक सकती है, ये कहीं ना कहीं बादल आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में काफी जोरदार बारिश हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, ये लावा वाली काली मिट्टी उपजाऊ हो जाती, कैसे हो जाती है। यहाँ पे जो बारिश हो रही है ना, वो लाखों सालों तक बारिश हुई, और ये जो पेड़ पौधे बच गए थे ना, ये भी इसी बारिश के कारण वापस हरे भरे होने लगे। हरे भरे होने के बाद इनकी पत्तियां टूटी, ये कुछ पेड़ टूटे होंगे, उखड़े होंगे, तो जो भी क्रियाएं होंगी, हुई होंगी, वही क्रियाएं बाद में एक खाद का रूप में बन जाती है, तब्दील हो जाती है। मिट्टी है यहाँ पे, हमको पता है, लेकिन उपजाऊ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी खाद शामिल नहीं है। खाद कहाँ से मिलेगा? इन पेड़ पौधों से मिलेगा। जो पठारों के ऊपर जो पेड़ पौधे बच गए थे ना, यही बह बह के वापस इस मिट्टी में मिलते हैं, और लाखों सालों, हजारों सालों तक जो क्रियाएं वापस हुई, उसके कारण ये खाद के रूप में तब्दील हो गए, और ये मिट्टी उपजाऊ हो गई। रेगिस्तान में मिट्टी उपजाऊ क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वहां पे बारिश ही नहीं हो पा रही है। बारिश नहीं हो पा रही है, तो वो जो मिट्टी के अंदर जो गुणवत्ता वाली जो चीजें होती है ना, वो बह बह के नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पे नमक की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। नमक की मात्रा निरंतर बढ़ते जाने के कारण ये रेगिस्तान आगे फैलता हुआ जा रहा है, लेकिन अरावली ने कहीं ना कहीं इसको रोक दिया। लेकिन अरावली जिस प्रकार अवशिष्ट होती जा रही है, ये रेगिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। अगर हमने कोई नया यहाँ पे कोई क्रिया नहीं की, ठीक है, कृत्रिम रूप से, तो ये अरावली भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि खनन का काम काफी जोरदार तरीके से चल रहा है, और सरकार ही इसको नष्ट करने में लगी हुई है अभी तो, ठीक है। कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो काली मिट्टी जो उपजाऊ हुई ना, वो किस प्रकार होगी, तो आप समझ गए कि जो पेड़ पौधे यहाँ पे बच गए थे, वही पेड़ पौधे वापस हरे भरे होते हैं, जो फिर टूटने लगते हैं, वो क्रियाएं हुई, और ये मिट्टी को वापस उपजाऊ कर दिया। तो जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, तब तक उसके अंदर खाद नहीं मिलेगा, मतलब कि जैविक खाद की मैं बात कर रहा हूँ, कोई दवाई छिड़कने वाला नहीं गया था वहां पे, जैविक खाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उपजाऊ तब होगी। तो जो काली मिट्टी उपजाऊ हो गई, आपको पता चल गया, उसके बाद क्या हुआ होगा? तो उसके बाद हुआ होगा ना कि अ, हरे भरे पेड़ पौधे दिखे होंगे, तो जानवर आए होंगे यहाँ पे। तो जानवर आने में सबसे पहले देखो, अ, कौन से जानवर आ सकते हैं? शाकाहारी आ सकते हैं या मांसाहारी आ सकते हैं, हमें खुद सोचना है। मांसाहारी आएंगे तो शिकार किसका करेंगे? तो पहले कौन आए होंगे? शाकाहारी आएंगे, जैसे हिरण हो गए, सुअर हो गए, तो इस तरह के जानवर आए होंगे। उसके बाद शेर आए होंगे,
ठीक है, चीता आए होंगे, ऐसे जानवर आए होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार कर सकते हैं। इस तरह उस तरह आएंगे तो अपने सोचने वाली बात है। इंसान कैसे आए होंगे? तो शुरुआत में हमने देखा था कि इंसान मांस खाते थे, ठीक है, जो भी लोग थे, जो मानव थे वो मांस खाते थे, तो वो लोग यहाँ पे आए होंगे। तो सबसे पहले कहाँ पे आए होंगे? तो चंबल नदी हो गई यहाँ पे, ये परवन, पार्वती, ठीक है, जो भी नदियाँ यहाँ पे निकलती, काली सिंध हो गई, उनकी आगे आगे क्लास में बात करने वाले हैं नदियों की। तो इन नदियों के किनारे लोग बसे होंगे पहले आके। तो ये लोग जो बसे होंगे तो क्या इनकी ऊंचाई इतनी ही मिलती है क्या हमको कि यहाँ पे लोग बसे हैं, तो उनकी ऊंचाई देखनी पड़ेगी कि ऊंचाई कितनी मिल जाती है। तो जो ये नदियां है ना, इनके आसपास के क्षेत्र में हमको ऊंचाई मिलती है लगभग 250 या 300, चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन अगर थोड़ा दूर हम देखेंगे तो यहाँ पे 400-500 की मीटर की ऊंचाई हमको मिल जाती है, 400-500 मीटर ऊंचाई। तो पूरी कंप्लीट ऊंचाई पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ऐसे छोटी मोटी देख नहीं सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी ऊंचाई हमको मिल रही है। कोटा बूंदी में ऊंचाई जाके 200 ही रह जाती है, यहाँ पे 150 ही रह जाती है। तो ये कंप्लीट हमको अच्छी तरह से ऊंचाई देखनी पड़ेगी। तो इस क्लास में वो हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारा टॉपिक अभी दूसरा चल रहा है। उसके बाद जो इंसान आए होंगे वो पहले तो नदियों के किनारे रह रहे होंगे, लेकिन फिर वही लोग कहाँ पे चढ़ गए होंगे? तो इन पठारों पे चले गए होंगे। इन जिन पठारों की मैंने बात की ना, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जंगलों को साफ किया गया होगा और इन्हीं पठारों पर इन लोगों ने खेती करना शुरू हो गया कर दिया होगा। ठीक है, खेती करना शुरू किया होगा। अब काली मिट्टी हमको पता है काफी ज्यादा मात्रा में बह के आई, लावा जो बह के आया काफी, तो उसने उस ढलाने वाले क्षेत्र को काफी ऊपर उठा दिया, ऊंचा उठा दिया। तो लोगों ने रहने की जो सुविधा बनाई वो तो पठारों पे, और खेती करने के लिए जो जगह बनाई वो इन्हीं ढलानों में। तो यहाँ पे सीढ़ीदार खेती देखने को हमको मिलती है, लेकिन इतनी नहीं मिल पाती है जितनी अरावली में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो लावा यहाँ पे बह के आया ना, वो लावा काफी जगह जमीन को समतल कर चुका है और काफी ऊपर उठा दिया है। तो लोगों के रहने की स्थिति यहाँ पे सीढ़ीनुमा हमको मिल जाती है, लोगों के रहने की स्थिति। क्योंकि पठारी क्षेत्र निरंतर ढलान वाला है, समतल होता है लेकिन वो उबड़ खाबड़ पठार है यहाँ पे, वो जो जैसा बिल्कुल समतल होना चाहिए पठार, जैसे चित्तौड़गढ़ में हमको मिल जाते हैं, इधर कोटा के पास मिल जाते हैं, इन क्षेत्रों में जो मिलता है ना, भीलवाड़ा में मिल जाता है, इस तरह के समतल मैदान इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं हमको। यहाँ पे काफी ऊबड़ खाबड़ है। तो इसके कारण यहाँ पे जो रहने के लोगों के रहने की स्थिति है ना, वो काफी सारे लोग तो काफी ज्यादा ऊंचाई पे रह रहे हैं, उसके बाद काफी नीचे, मतलब नीचे आ गए वो। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे मिलती है। तो हाड़ौती के पठार को लेकर आज यही बात करनी थी कि जो काली मिट्टी है वो उपजाऊ किस प्रकार हुई, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ पे ऊंचाई हमको किस प्रकार मिलती है, और दूसरी चीज कौन कौन सी यहाँ पे नदियाँ इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में समझने के लिए चीजें थी वो ये थी कि यहाँ पे लोगों का निवास किस प्रकार हुआ, और यहाँ पे जो काली मिट्टी है वो किस तरह बिछी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे बारिश किस प्रकार होती है, नदियाँ कौन सी है और उनकी ऊंचाई कितनी मिल जाती है, ताकि कौन सी नदी का ढलान किस प्रकार है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्लास को एंड तक पूरी देखा कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हम बताना, ठीक है।